जी। अब हमने जो बेसिकली वन बाय वन सारे मेथड्स को देखने हैं, सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज़ कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये इसमें कंबाइंड से पता चला इसमें 2 हार्मोन्स हैं, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन है। अब ये पिल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में भी और वेजाइनल रिंग की फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये जो रिंग हो या पैच हो या पिल्स हो, सबकी इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट और सेफ्टी एक जैसी ही है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिशन करते हैं ओवुलेशन की, जो हमने लास्ट वॉइस नोट में देखा भी था। ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं। ओवुलेशन को ये कैसे इनहिबिट करते हैं, क्योंकि जो इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसका नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट जाता है पिट्यूटरी पे, और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच की जो रिलीज है वो इनहिबिट हो जाता है नेगेटिव फीडबैक की वजह से। अच्छा, अब पिल्स की बात करते हैं। जो पिल्स होती हैं ये यूजुअली लो डोज पिल्स यूज़ की जाती हैं। इनमें थाइनाइल एस्ट्राडायोल जो है वो 15 से 35 माइक्रोग्राम की डोज में होता है। डोजेज एज सच आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो इस तरह होती है कि 21 पिल्स होती हैं, फिर 7 डे पिल फ्री इंटरवल आता है, और ये 7 डे प्लेसिबो टैबलेट्स भी ली जा सकती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो मोनोफेजिक भी हो सकती हैं या फेजिक भी हो सकती हैं। मोनोफेजिक का मतलब है कि थ्रू आउट द पिल्स जो है ना वो हार्मोन की कंसनट्रेशन, हार्मोन की डोज सेम रहेगी, और फेजिक में ये है कि डोज वेरी करेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि अगर आप वेरी करें डोज या ना करें, वो सेम ही रहता है इफेक्ट। अच्छा, अब ये जो 7 डेज फिल फ्री पीरियड होगा, ये इसमें ब्लीडिंग होगी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल हो जाएगा, तो इसमें विड्रॉल ब्लीड होगा। और जो वुमेन है अगर उनको डिस्मेनोरिया की कंप्लेन है, उनको हेडेक होता है पिल फ्री पीरियड में, तो वो ये भी कर सकती हैं कि पिल फ्री पीरियड ना लें, उसको कॉन्टिन्यूसली पिल्स को लें, थ्रू आउट द मंथ लें, और 3 मंथ तक भी वो कंटिन्यूस पिल्स ले सकती हैं। ट्राई साइक्लिंग कर सकती हैं कि 3 महीने कंटिन्यूस पिल ले रही हैं, फिर वो ब्रेक लेती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने 7 डेज़ फ्री रहना है, पिल फ्री पीरियड ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन है उसने कहा सेकंड जनरेशन पिल्स हैं, जिनमें सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन है, जिसमें लेवोनोर्जेस्ट्रोल, नोराथिस्टेरोन आ जाता है। ये सबसे बेस्ट है और फर्स्ट चॉइस यही होता है। नो डाउट न्यूअर जो है वो थर्ड और फोर्थ जनरेशन भी आ चुकी है मार्केट में, बट उन्होंने उनको बनाया इसलिए गया था कि उनमें एस्ट्रोजन हमने कम करा है, हमने एंड्रोजन कम किया है, तो जो है ना वो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ ये कि वो जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाली थी उन्होंने थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ा दिया, तो इसीलिए अब भी सेकंड जनरेशन को प्रेफर किया जाता है, जिसमें आता है लिवोनोर्जेस्ट्रोल और नोरेथिस्टेरोन। अच्छा, आगे पैच और रिंग की बात करते हैं। जो पैच होता है वो स्किन में कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। मोस्टली वो एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमेन पे, बटक पे और आर्म पे अप्लाई किया जाता है। 7 डेज जो है ना वो अप्लाई करना है, 7 डे के बाद फिर वो चेंज करना होता है। इस तरह 21 डेज अप्लाई करना है, और फिर 7 डेज वो हार्मोन फ्री इंटरवल देना है जिसमें विड्रॉल ब्लीड होगा। अब जो है वो कहीं पे भी स्किन पे अप्लाई करा सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट पे अप्लाई नहीं करना। और जो रिंग की बात करें तो फ्लेक्सिबल सी रिंग होती है जिसको वेजाइना में प्लेस करना होता है। 54 उसका डायमीटर होता है। इसमें भी 7 डे जो है वो हार्मोन फ्री इंटरवल रखना होता है, यानी 21 डेज तक रिंग अप्लाई करनी है और 7 डेज के लिए उसको नहीं लगाना। अच्छा, उसमें विड्रॉल ब्लीड होगा। वुमेन जो है उसको अगर जो है ना वो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, रिंग अच्छे से होनी चाहिए कि डिस्कम्फर्ट ना फील करे वो। और अगर वो चाहे तो उसको रिमूव कर सकती है, 3 आवर्स तक वो रिमूव कर सकती है, उसके बाद क्लीन करके उसको दोबारा अप्लाई करना ज़रूरी है। और अगर उसने 3 आवर्स से ज़्यादा देर तक उसको अप्लाई नहीं किया, तो फिर उसको जो है ना क्या उसका तरीका है, उसका वही फिर फर्दर तरीका होगा जैसे मिस्ट पील का होता है, वो फिर हम देखते हैं कि क्या हम कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की पिल्स की, पैच की और रिंग की। अब बात करते हैं कि अगर पिल मिस हो जाए, या अगर जो है वो रिंग जो है वो रिमूव की हुई थी लेकिन 3 आवर से ज़्यादा टाइम गुजर गया और रिंग दोबारा नहीं रखी, याद नहीं रहा, या पैथ जो था वो अप्लाई नहीं किया, मतलब मिस हो गया ना इनमें से कोई भी मेथड, तो तब क्या करना है। अगर तो एक ही पिल मिस हुई है, यूजली पिल के साथ ये मसला ज़्यादा होता है क्योंकि पिल लेना जो है वो वुमन भूल जाती है, तो एक ही पिल मिस हुई है, तो तब क्या करना है कि जैसे ही याद है, एक दिन हुआ था अभी, जैसे ही याद है फ़ौरन से मिस्ड पिल ले ली, और उसके बाद अपना सारा जो है वो पैकेट जो है वो वैसे ही यूज़ किया जैसे पहले यूज़ करना था, मतलब वैसे ही रोज़ाना पिल ली। ठीक है। और इसके साथ आपको उस वुमेन को एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले उसने इस पैक में से कोई पिल मिस की हुई है, पहले भी ये हो चुका है, फिर वो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ले ले, वरना ऐसे जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर अब उसकी पिल्स जो है वो एक से ज़्यादा मिस हुई हैं, 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसको याद आया उसकी तो 2 से 3 पिल्स मिस हो गई हैं, तब उसने क्या करना है कि जो लास्ट मिस पिल है वो लेनी है, मतलब एक पिल ले लेनी है, उसके बाद बाकी पैक को वैसे ही यूज़ करना है नॉर्मली यूजुअल। और अब उसने ना नेक्स्ट 7 डेज एहतियात करनी है। नेक्स्ट 7 डेज तक वो इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, और यहाँ अगर करना है तो उसके लिए कॉन्डोम यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस केस में रूल है वो वीक्स पे डिपेंड करता है। अगर तो ये फर्स्ट वीक था पीरियड्स का, यानी फर्स्ट 7 डेज चल रहे थे, तो फिर उसने क्या करना है, फिर उसने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है। अगर इस फ्री पीरियड में उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया था तो उसने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है। अगर तो ये सेकंड वीक था, यानी फर्स्ट वीक गुजर चुका था, ये सेकंड वीक पिल्स का चल रहा था, तो फिर ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसने फर्स्ट जो वीक था उसमें थ्रू आउट द वीक पिल्स ली हुई हैं। अगर तो जो उससे पहले वीक था कंप्लीट उसने पिल्स ली हुई हैं, तब उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अब वो पिल स्किप ना करे, बाकी पैक वो अच्छे से यूज़ करे। और अगर ये तीसरा वीक चल रहा था,
तब उसको जो है ना वो पिल फ्री इंटरवल, क्योंकि तीसरा वीक चल रहा था तो उसको खत्म होने के बाद अब पिल फ्री इंटरवल आना था ना कि 21 डेज के बाद पिल फ्री इंटरवल, तो उसको कहना है अब तुम अपना प्री पिल फ्री इंटरवल जो है वो ओमिट कर दो, तुमने फ्री नहीं पिल जो है ना वो करना इंटरवल, यानी तुमने पिल को स्किप नहीं करना, जैसे ही तुम्हारा ये पैक खत्म हो तुमने साथ ही नेक्स्ट डे अगला पैक शुरू कर लेना है, तो अब उसका पिल फ्री इंटरवल नहीं आएगा। तो ये हो गया जी मेथड, अगर मिस हो जाए पिल, इसको आपने अच्छे से 1 से 2 दफा रिवाइज कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वो बात करते हैं, नेक्स्ट ना आपके पास एक टेबल है, वो टेबल में बता रहा है कि रूट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में भी आ जाती है। तो अगर हम बात करें ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की या प्रोजेस्ट्रोजिन की, तो वो 24 आवर सिर्फ ड्यूरेशन होती है, इसीलिए हमें हर रोज एक पिल लेनी होती है, ठीक है। और इसीलिए अगर पिल मिस हो जाए तो उसके हमने देखे हैं कि हमने कैसे उसको मैनेज करना है। 24 आवर की ड्यूरेशन होती है, अगर ट्रांसडर्मल जो है वो पैच हो तो उसकी 7 डेज की ड्यूरेशन होती है। ट्रांसडर्मल इसीलिए एक दफा अप्लाई करने के बाद 7 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करना था, मैंने आपको बताया था। और जो विजाइनल रिंग होती है उसकी ड्यूरेशन 21 डेज की होती है, वो एक दफा रखती है, उसके बाद 21 डेज के बाद उसको रिमूव करना है और फिर जो है वो उसको नई को अप्लाई करना है अपने नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो उसकी रिंग की 21 डेज की ड्यूरेशन होती है, पैच की 7 डेज की, और जो पिल्स होती है उसकी सिर्फ 24 आवर्स की। अब जरा लॉन्ग एक्टिंग की तरफ आ जाए, लॉन्ग एक्टिंग में पहले प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली इंजेक्टेबल आ जाते हैं, इनकी 14 वीक्स की ड्यूरेशन होती है। और जो प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली इम्प्लांट है इनकी 3 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है, इनको हमने देखना है आगे प्रोजेस्ट्रोजिन वाले। और जो कोपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है इसकी 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक भी ड्यूरेशन हो सकती है, और लिवोनोर्जेस्ट्रल की भी 3 और 5 ईयर्स तक ड्यूरेशन हो सकती है। तो ये जो है ना वो लास्ट वाले इंट्रायूट्राइन डिवाइस और जो प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली इम्प्लांट है, ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है। और जो प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली इंजेक्टेबल हमने देखा था, इनको मीडियम में अब काउंट करना शुरू कर दिया, वरना पहले इनको भी लॉन्ग एक्टिंग में काउंट करते थे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जी सेफ्टी की। कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने देख तो लिया कि पिल्स भी आप ले सकते हो, पैच भी ले सकते हो, रिंग भी, लेकिन इनकी सेफ्टी का क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले वो कैंसर की बात करें, इसमें आपने ये बॉक्स कर लेना है कि 12% रिडक्शन हो जाता है हर तरह के कैंसर का अगर आप ये वाले पिल्स लेंगे। और कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये तीनों कैंसर हैं जिनका रिस्क रिड्यूस हो जाता है कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन से, ठीक है। इन तीनों का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का और सर्वाइकल कैंसर का जो है रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब वो बता रहा है कि ये देखा गया कि जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क जो है वो रिड्यूस हुआ है, वो मतलब थोड़ा मैकेनिज्म इसका देखा गया कि क्यों रिड्यूस हो जाता है। तो वो कह रहा है कि शायद इसलिए रिड्यूस हो जाता है कि जब फोलिकल आके रप्चर होता था और हर दफा जो है वो ओवरी की एपिथेलियम में जो है वो डिस्टर्बेंस आती थी, उस वजह से कैंसर हो जाता था। तो अब जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो ओवुलेशन ही नहीं होगी, जब ओवुलेशन ही नहीं होगी तो रप्चर नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा तो वो फिर ना ओवरी की सरफेस जो है ना वो ठीक रहेगी और कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। इसीलिए वो कहते थे ना कि अगर किसी में जो है वो ज़्यादा देर तक उसमें लंबा पीरियड चला है, अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज है, या उसमें जो है वो इनफर्टिलिटी है, उसको जो है ना वो कभी बच्चे नहीं हुए, तो उस केस में उसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फिर बार बार उसका साइकिल तो चलता रहता है। वरना प्रेगनेंसी लैक्टेशन के केस में तो कुछ देर के लिए तो साइकिल रुकता है ना, तो इस यही वाला फेनोमेना यहाँ पर है कि अगर वो पिल्स लेगी तो उसको ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो फिर सरफेस जो है ना वो डैमेज नहीं होगी ओवरी की। दूसरा उसने कहा कि एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कैसे कम करें, हो सकता है कि ऐसे कम करें कि जो इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है वो जो है ना वो क्योंकि एस्ट्रोजन ने माइटोजेनिक इफेक्ट कराना होता है, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कराना होता है एंडोमेट्रियम में, तो उसको इनहिबिट कर देता है, माइटोजेनिक इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है, तो उस वजह से शायद एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो ये दोनों को उसने बताया कि एंडोमेट्रियल ओवेरियन का कैसे रिस्क कम करता है। फिर उसने बात की कि ये जो प्रोटेक्शन मिलती है ना पिल्स की वजह से ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर के अगेंस्ट, ये 15 ईयर्स तक रहती है, यानी कि पिल लेना बंद भी कर देना फीमेल फिर भी वो 15 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड रहती है इन कैंसर्स के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं कि जिन कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर देते हैं। और उसमें अच्छी बात ये है कि अगर पिल्स लेना बंद कर दी जाए, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो ये रिस्क कम हो जाता है। और 10 ईयर्स के बाद जब 10 ईयर गुजर जाए पिल लेना बंद कर दिया तो फिर ये रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल उतना ही हो जाता है जितना एक आम फीमेल में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर सर्वाइकल कैंसर, उसने कहा कि सर्वाइकल कैंसर का भी रिस्क हमने कहा ये इंक्रीज करती है, तो हो सकता है वो इसलिए सर्वाइकल कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती है क्योंकि जब यूजर्स जो हैं वो ये पिल्स लेना शुरू कर देते हैं तो उनको ये होता है कि हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पिल्स ले रहे हैं तो हमें कंडोम वगैरह यूज नहीं करने, वो ये यूज नहीं करते, तो फिर जो है ना वो क्योंकि कंडोम जो है ना वो एसटीडी से बचाते हैं, तो फिर एचआईवी का या एचपीवी का सॉरी रिस्क बढ़ जाता है, एचपीवी आ जाता है, जब एचपीवी आ जाता है तो फिर वो सर्वाइकल कैंसर करवा देता है। तो ये एक ना फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर एचपीवी की वैक्सीनेशन लगाई जाए, कंडोम यूज की जाए और स्मोकिंग ना की जाए, तो फिर सर्वाइकल कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता और वो कंट्रोल रहता है, रिस्क कम ही रहता है। तो ये तो एक था कैंसर जिसमें आपने बॉक्स याद करना था, और जो इस पूरे पैराग्राफ में से चीजें याद करनी थी वो मैंने आपको बता दी। अब आ जाए वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरफ कि ये जो है ना थ्रोम्बोसिस क्यों करवाना शुरू कर देते हैं और इसका क्या ना रिस्क है। अब कंबाइंड जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो पील हो, वो पी पैच हो, वो रिंग हो, वो ना थ्रोम्बोसिस की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देते हैं वेन्स में भी और आर्टरीज में भी। अच्छा, इसका ये होता है कि ये ना एस्ट्रोजन की डोज पर डिपेंड कर रहा होता है इफेक्ट।
अगर कंबाइंड पिल्स दी जाए सेकंड जनरेशन वाली तो उनमें ये इफेक्ट कम है, मैंने आपको पहले ही बताया। थर्ड और फोर्थ जनरेशन में एस्ट्रोजन थोड़ा ज़्यादा होता है, उनमें ये जो है ना वो रिस्क ज़्यादा है थ्रोम्बोसिस का। अब जो रिस्क है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, वो फर्स्ट ईयर ऑफ द यूज़ में ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द यूज़। और ये इसीलिए वुमेन को ना ये कहा जाता है उससे पहले, ये उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले, पिल्स प्रिस्क्राइब करने से पहले उसको पूछा जाता है कि कोई पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की। और जो है वो इस तरह से पूछा जाता है क्योंकि हम सबको अगर थ्रोम्बोफिलिया के लिए स्क्रीन करने बैठ जाएंगे ये प्रिस्क्राइब करने से पहले तो बहुत कॉस्टली है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि सबकी स्क्रीनिंग की जाए, इसीलिए उनसे पूछ लिया जाता है, स्क्रीनिंग क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। और अगर उनको हो कोई मसला या फैमिली में तो फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फिर उनको ये कंबाइंड पिल्स नहीं देनी, फिर कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है। पर अगर वुमेन जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हैं, पैच या रिंग या पिल्स, और उनको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है यानी 3 आवर्स से ज़्यादा इमोबिलिटी है उसमें, तो उनको ये एडवाइस करनी है कि आपने अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करनी है जर्नी में, लाइक आप जर्नी में। अच्छा ये मेरी ना टंग स्लिप होती रहती है दरमियान में अच्छा आपने ना एक्सरसाइज करने लाइक आप एक वॉक कर लें, ठीक है, आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर लें अपनी लिम्स की, कोई भी एक्सरसाइज आपने करनी है, और आपने जो है ना वो कंप्रेशन स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी देर मोबाइल रहेंगे तो थोड़ा थ्रोम्बोसिस का रिस्क इंक्रीज कर जाता है। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस ज़रा कम है होती है, वीनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वुमेन जो है वो 35 ईयर ओल्ड से ज़्यादा हो उसकी एज, और वो स्मोक कर रही हो, तो तब उसको जो है ना वो फिर कभी भी सीएचसी नहीं देने। अब आपको याद आया होगा कि मैंने आपको कैटेगरी 4 जो पढ़ाई थी लास्ट क्वेश्चन में, मैंने उसे कहा था ना कि अगर स्मोकर हो 35 ईयर से ज़्यादा हो, या हमने देखा था हाइपरटेंसिव हो, या कोई जो है ना उसको कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री हो, सेरिब्रोवास्कुलर हिस्ट्री हो, तब हम उसको नहीं देते, क्योंकि तब थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। और वो वाली वुमेन जिनको माइग्रेन है और साथ ओरा है, ओरा मतलब हेमियोनोपिया होता है, कोई भी सेंसेशन, कोई परसेप्शन आती है उनको, प्रेस्टीजिया है, वीकनेस है, एफिजिया है, कोई स्पीच डिसऑर्डर, मतलब इस तरह की ओरा उनको आते हैं और साथ माइग्रेन है, तो तब उनको पिल्स नहीं देनी, क्योंकि यूजुअली ये जो माइग्रेन की दौरा होती है ना, ये भी एसोसिएटेड होती है वेसोस्पाज्म के साथ, कि जो वेसल है थोड़ी स्पाज्म हो रही होती है, थोड़ी नैरो हो रही होती है, तब ऊपर से हम उनको सीएचसी दे देंगे तो उनका फिर थ्रोम्बोस बन सकता है ना, उनको स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, इसीलिए उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देख ली हैं। यहाँ पर हमारा जो कंबाइंड वाला मेथड है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वॉइस नोट से हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड।